लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि अचानक से ही एक नया दुश्मन हमारे हीरोज के सामने आ जाता है जिसने लगभग इन्हें मार ही डाला था, लेकिन यूरियन के हीलिंग मैजिक से ये सभी बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब यूरियन इससे पूछने लगता है कि तुम आखिर हो कौन, तो ये अजीब बंदा बताता है कि मैं हूँ डिप्रेशन, एक लेवल 4 बीस्ट। डिप्रेशन यूरियन को जिंदा देखकर हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुमने अपने आप को अभी तक मारा क्यों नहीं? अबे ड्यूड, आखिर तू कहना क्या चाहता है? मैं अपने आप को मार डालूं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? बेशक मेरे सामने अपने आप को मार डालना, यही तो इंसान करते हैं, है ना? रिकी यूरियन के पीछे आकर कहता है, यूरियन तुम इससे दूर रहो, तुम्हारे पास जो एबिलिटी है वो काफी शानदार है। तुम्हारी इंस्टेंट फुल रिकवरी ने मेरे जख्मों से लेकर मेंटल ट्रॉमा तक सब कुछ हील कर दिया। तुम्हारी हीलिंग मैजिक इस किंगडम के लिए काफी जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी कीमत पर रक्षा करूंगा। रिकी वी की पावर को रिलीज करते हुए डिप्रेशन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हारे पास माइटी स्पिरिट की पावर्स है। डिप्रेशन रिकी के पास आकर फिर से उसी बात को दोहराता है, मैं मरना नहीं चाहता। और इसी के साथ ये तीनों फिर से अपने आप को मार डालते हैं। यूरियन अपना किलर ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, ए डिप्रेशन के बच्चे, तेरे भेजे में ये बात घुस नहीं रही है क्या? अभी अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स बंद भी कर दे। और इसी के साथ यूरियन इन सभी को फिर से हील कर देता है। डिप्रेशन कहने लगता है, एक बार फिर से ये मरे नहीं, ये सब तेरे ही वजह से हो रहा है, इसीलिए मैं तुझे अब किसी भी कीमत पर मार डालूंगा। मैं तुझे हमारे प्लान को खराब नहीं करने दे सकता। गाइस आखिर डिप्रेशन किस प्लान की बात कर रहा है वो तो हमें आगे पता चलने वाला है। रिकी चिल्ला कर कहता है, यूरियन अपने पीछे देखो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डिप्रेशन यूरियन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जेड अपनी मैजिक ब्लेड से इस डिप्रेशन पर अटैक कर देता है और रिकी अपनी विंड से इन तीनों को दूर कर देता है। डिप्रेशन रिकी के पीछे आकर कहता है, क्या तुझे बस यही सब करना आता है? आखिर तू भागा क्यों नहीं? क्योंकि तुमसे भागना इम्पॉसिबल है। मैं तो एक एक्स वॉरियर के आने तक तुम्हें बस रोकना चाहता हूँ। अच्छा, एक एक्स वॉरियर, क्या तुम तब तक ठीक रह पाओगे? तुम्हारी तो अभी सिर्फ फट रही है। गाइस रिकी बेचारा अपने डर को काबू में करते हुए अपना एक ड्रैगन अटैक इस पर कर देता है। ये अटैक सीधा जाकर डिप्रेशन पर लग जाता है, लेकिन दुआ साफ होने के बाद हम देखते हैं कि ये डिप्रेशन साला अभी भी जिंदा है। इससे तो एक खरोच तक नहीं आई। अगले ही पल डिप्रेशन रिकी पर अटैक करने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाने लगता है। अब ये अटैक रिकी पर लग पाता कि तभी गार्डियन भी सेंस से यहाँ पर आकर इससे बचा लेता है। गार्डियन भी अपना अल्ट्रा रैपिड विंड अटैक यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इसके पीछे पंख निकल आते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सेम प्रिंसिपल पर शिफ्ट होता है, जिससे भी गार्डियन भी का वो प्रेशर फील होता है। जी प्रिंसिपल से कहती है, सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस हद तक हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करना ये ठीक ही ना हो पाए। ये तो एक लेवल 3 बीस्ट का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि इनसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर बीस्ट आ चुका है। प्रिंसिपल जल्दी से अपनी मैजिक को इस्तेमाल करके हाईवन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। हाईवन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाईवन जवाब दो। मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। प्रिंसिपल को समझ आ जाता है कि वो ताकतवर बीस्ट लेवल 4 हो सकता है, तो काफी ज्यादा शातिर और चालाक है। प्रिंसिपल सोचने लगता है, आखिर वो इस एग्जाम के बीच में क्यों टपक पड़ा? क्या वो प्रिंसेस के पीछे है? चाहे उनका कोई भी प्लान हो, उन्होंने गलत लोगों के साथ पंगा लिया है। जी, जब तक रॉयल नाइट्स नहीं आ जाते तब तक हमें खुद ही जाकर बच्चों की हिफाजत करनी होगी। जी सर। सीन फिर से गार्डियन भी पर शिफ्ट होता है, जिसके अटैक करने से पहले ही डिप्रेशन अपने इन दो हाथों से अटैक कर देता है, लेकिन गार्डियन भी अपनी गजब की स्पीड से इस अटैक से बच निकलता है और अपनी स्वॉर्ड को समन करके डिप्रेशन पर अटैक कर देता है। मगर डिप्रेशन अपने एक हाथ से ही गार्डियन भी को मसल देता है। गाइस ये तो बस एक जलावा था, जिसके बाद गार्डियन भी पीछे से आकर अपना अटैक फिर से करने लगता है। डिप्रेशन फिर से अपना एक हाथ गार्डियन भी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन गार्डियन भी इस बार भी बच जाता है और दूसरी तरफ से अटैक कर देता है। अब गार्डियन भी का ये अटैक इस डिप्रेशन को खत्म कर देता है। तभी ये फिर से वही बात कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। और इसे बोलते ही गार्डियन भी अपने पैर में तलवार को घुसा देता है। हमें बताया जाता है कि इस पल गार्डियन भी के दिल में विनाश का एक गहरा एहसास भर जाता है, जिसकी वजह से गार्डियन भी खुद को बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन गार्डियन भी अपने होठों को काट कर अपने आप को संभाल लेता है। वो डिप्रेशन से कहता है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? एक लेवल 4 तो पिछले कई सालों में नहीं आया था, तो आखिर तू कहां से टपक पड़ा? अच्छा, तो तुझे जानने की बड़ी तड़फ हो रही है। वेल, जो हमारा मकसद है वो है पूरी इंसानियत की तबाही। रिकी पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, गार्डियन भी सेंसे, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। आपने हमारे लिए काफी वक्त निकाल लिया है। रिकी ठीक कह रहा है, मैं यहाँ पर इस लेवल 4 को मारने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे जल्दी से वापस जाकर किंगडम को इस सब के बारे में आगाह करना होगा। लेकिन तभी डिप्रेशन अपना ये लाल डरावना ओरा छोड़ता है, जिसकी वजह से रिकी और गार्डियन भी अपना गला दबाने लगते हैं। ये काफी ही शानदार है, सच में बहुत खूबसूरत। मैं दुआ करता हूँ कि मरने के बाद तुम दोनों को शांति मिले। मगर तभी अचानक से यहाँ पर आ जाती है विंड स्पिरिट वी, जो एक ही अटैक से डिप्रेशन का एक हिस्सा खत्म कर देती है। गाइस इस दुनिया में बस 4 माइटी स्पिरिट्स है, जिनमें से ये वाली काफी ही खुदगर्ज और गुस्से टाइप की है। डिप्रेशन अपने आप को रीजनरेट करते हुए कहने लगता है, माइटी स्पिरिट गुस्ताखी माफ, पर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आखिर आप दूसरी रैलम के जीवों के मामले में दखल क्यों दे रही
रही है। वी डिप्रेशन से कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक समझौता करने आई हूँ। अगर तुम इन दोनों को जिंदा छोड़ दोगे तो बदले में मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देने वाली। आखिर आप जैसी माइटी स्पिरिट को इन बेकार इंसान को बचाने से क्या मिलेगा? वेल, ये काफी खूबसूरत है और मुझे क्यूट इंसान पसंद है। अब जल्दी से डिसाइड कर लो, क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है, बिना अपना प्लान पूरा किए, या मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा? डिप्रेशन सोच रहा होता है कि अगर मैंने इन्हें आज यहाँ से जिंदा जाने दिया तो बाद में ये स्माइटी स्पिरिट की पूरी पावर को यूज करके हमारे प्लान में रुकावट खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए मुझे इन्हें यहीं पर मार डालना होगा। इसी के साथ डिप्रेशन इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वी अपनी एक उंगली से इसका आधा शरीर तबाह कर देती है। वी 5 बार फिर से इसे मार डालती है, जिसके बाद डिप्रेशन को समझ आ जाता है कि ये वी से नहीं जीत पाएगा और वी का ऑफर मानने के बाद यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। डिप्रेशन के जाते ही वी फौरन रिकी को गले लगाते हुए कहती है, रिकी, तुम्हें मिले बहुत टाइम हो गया। रिकी उठ जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। शुक्र है कि तुम ठीक हो। और गार्डियन भी, लगता है कि अभी भी तुम मेरी पावर्स यूज नहीं करना चाहते। इसके बाद सीन डिप्रेशन पर शिफ्ट होता है। हम अब और ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते। हमें जल्दी से अपने प्लान को पूरा करना होगा और उसके बाद हम इन सभी को मार डालेंगे। तो अभी आसमान से एक तेज एनर्जी का तूफान नीचे आ गिरता है। गाइस, ये और कोई नहीं बल्कि हमारा यूरियन एंट्री ले चुका है। डिप्रेशन यूरियन को देखते ही उसका गला दबाने लगता है। क्या तुझे पता है, जो लोग अपनी जान ले लेते हैं उनके हाथों में बेमिसाल बेबसी होती है। अचानक से यूरियन डिप्रेशन का हाथ पकड़कर तोड़ देता है। यूरियन एक डेडली लुक के साथ कहता है, अब तेरी ये बक बक काफी सुन ली। तुझे क्या लगता है कि तू किसी को भी मार देगा? हाँ, तू तो बस कचरा है, कचरा। डिप्रेशन यूरियन के इस भयानक ओरा को फील करके पीछे हट जाता है और अपने कई सारे हाथों से यूरियन पर अटैक कर देता है। यूरियन अंदर ही अंदर सोचने लगता है, अब मुझे पता लग गया है कि मैं अपनी कितनी पावर को रिवील कर सकता हूँ। मैं अब और ज्यादा नहीं घबराने वाला। और इसी के साथ यूरियन एक जबरदस्त मुक्के से इस डिप्रेशन का खेल यहीं पर खत्म कर देता है। वैसे गाइस, मुझे इस सीन को देखकर ना साइतामा के इस वाले मोमेंट की याद आ गई। अब सीन यहाँ से आगे शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि उस लेवल 4 बीस्ट के आने से पूरे देश में खलबली मच गई थी और उस सब को देखकर राजा ने एक इमरजेंसी मीटिंग कराने का डिसाइड किया। मीटिंग के अंदर प्रिंसिपल राजा को जंगल में हुए सारे हादसे के बारे में बता देता है। ये बंदे इसे सुनकर काफी ही डर जाते हैं कि अगर एक लेवल 4 माइटी स्पिरिट से टक्कर की फाइट कर सकता है तो हमारे पास फिर कोई भी उम्मीद नहीं बची है। वैसे गाइस, इन सभी को लगता है कि वो वाला कांड जो यूरियन ने कर डाला था वो असल में डिप्रेशन और वी के बीच में हुई फाइट थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो तो आपको और मुझे ही पता है। नाइट कमांडर जियाल कहने लगता है, जैसे जैसे बीस्ट ताकतवर होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही हम इंसान भी ताकतवर हो चुके हैं। अगर हम उनका डट कर सामना करेंगे तो इंसानियत कभी भी नहीं हारने वाली। राजा भी जियाल की बात से सहमत हो जाता है। तभी प्रिंसिपल राजा से कहता है, योर मैजेस्टी, हम इस साल एम्पायर के साथ होने वाले मुकाबले को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बीस्ट्स ने वहाँ भी हमला कर दिया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्रिस का लल्लू बाप प्रिंसिपल की बात को टोकते हुए कहता है, प्रिंसिपल, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर हमने मुकाबला नहीं करवाया तो एम्पायर हमें एक डरपोक की तरह समझेगा। राजा इन सभी को चुप कराते हुए कहता है, क्यों ना हम इसका फैसला बच्चों पर छोड़ दे। प्रिंसिपल, तुम जल्दी से जाओ और गार्डियन भी रिकी और यूरियन को मेरे सामने लेकर आ जाओ। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद प्रिंसिपल इन सभी को लेकर आ जाता है। राजा जंगल के हादसे को रोकने के लिए इन सभी का शुक्रिया अदा करने लगता है और इन्हें बताता है कि जिस चीज के लिए इन्हें यहाँ पर बुलाया गया है वो है आने वाला मुकाबला। हम उस मुकाबले को नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पर लेवल 4 बीस्ट के आने का काफी खतरा रहेगा, लेकिन हमने सोचा कि पहले हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तो चलो ईमानदारी से इस बात पर अपनी राय दे दो। रिकी बेचारे की तो उस बीस्ट को याद करने से ही हालत खराब होने लगती है, मगर तभी यूरियन हालात को संभालते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, मैं यूरियन, ऑनर स्टूडेंट ऑफ मैजिक, इस बात पर अपनी राय देना चाहूंगा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और हमारी काफी प्रशंसा की। जैसा कि आपको पता है कि हम तीनों ने लेवल 4 के साथ फाइट की थी। हालांकि वो काफी ताकतवर था, लेकिन हम उससे डरे नहीं और उसका डट कर सामना किया। अगर मुकाबले के दौरान भी एक और बीस्ट सामने आता है तो हम उसे भी खत्म कर देंगे। राजा ये सुनकर काफी ही खुश होता है। बहुत खूब यूरियन, मैंने काफी अच्छा किया तुम्हें यहाँ बुलाकर। यूरियन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मुकाबले में किंगडम की तरफ से लड़ो। इसे सुनते ही ये बंदे काफी ही चौंक जाते हैं। योर मैजेस्टी, लेकिन वो तो बस एक लो बॉर्न है। क्रिस का लल्लू बाप कहने लगता है, महाराज, मुझे लगता है कि आपको फिर से दोबारा सोचना चाहिए। अगर ये लोबॉर्न किंगडम की तरफ से जाने वाला है तो फिर आखिर हमारे किंगडम की क्या ही इज्जत रहेगी। प्रिंसिपल गुस्से से कहता है, मार्क्वेस रीस से वो एक लोबॉर्न नहीं बल्कि मैजिक स्कूल का एक ऑनर स्टूडेंट है। तो रिकी इन सभी से कहने लगता है, आप सभी लोग सुनिए, यूरियन के पास इंस्टेंट हील है जिसने एक लेवल 4 तक को टक्कर दे दी थी। मुझे लगता है यूरियन की ये स्किल हमारे मुकाबले में काफी काम आएगी। मार्क्वेस रिक्सी सोरिकी को टोकते हुए कहता है, इंस्टेंट हील तो इम्पॉसिबल
है। हील और कुछ नहीं बल्कि रीजनरेशन की तरह है, जो बस जख्म वाली जगह के टिश्यू को रीजनरेट करती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये जो इंस्टेंट हील है वो मुमकिन ही नहीं। सर ये सच नहीं है, यूरियन का हील तो। अब रिकी आगे बोल पाता कि तभी प्रिंसिपल रिकी को रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आपकी मैजिक के बारे में जानकारी काफी कम है। क्यों ना यूरियन अभी यहीं पर अपनी इंस्टेंट हील को साबित कर दे, तब तो आपको यकीन होगा ना। यूरियन बेचारा सोच रहा होता है, अरे यार बात यहाँ तक पहुँच गई, मैं तो बस मदद करना चाहता था पर मैं तो खुद ही फंस गया। यस सर मैं ये कर सकता हूँ। जिसे सुनकर इन सबकी फटने लगती है कि क्या ये सच में मुमकिन है। मार्क्वेस ज़ेरथिस यूरियन से कहता है, 4 साल पहले एक युद्ध में मुझे ये जख्म लगा था। मैंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन सभी ने हार मान ली। क्या तुम्हारी इंस्टेंट हील इसे ठीक कर सकती है? यूरियन को तो खुद भी पता नहीं होता कि क्या ये इस निशान पर काम भी कर पाएगी, लेकिन जब यूरियन इंस्टेंट हील इस्तेमाल करता है तो ज़ेरथिस के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर पहले एक निशान हुआ करता था वहाँ की स्किन अब काफी ही मुलायम हो चुकी है और साथ ही इसके गले की बीमारी भी ठीक हो चुकी है। ज़ेरथिस चिल्लाते हुए कहता है, इसकी इंस्टेंट हील तो सच में काम करती है। जिसका लल्लू बाप यूरियन से कहता है, हे आखिर तुम एक दिन में कितनी बार कर सकते हो? यूरियन अंदर ही अंदर सोचने लगता है, अरे यार ये हील तो कभी खत्म ही नहीं होती, अब इसे मैं क्या बताऊं। वो सर मैं तो बस 3 बार ही इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या 3 बार? अच्छा तो फिर क्या तुम मेरी स्किन के दाग भी खत्म कर सकते हो? मेरी बीबी 9 दागों की वजह से आजकल मेरे से दूर रहने लगी है। अबे साले मार्क्वेस रीड, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे के मैजिक को अपने मेकअप के लिए यूज करने की? राजा इन सभी को शांत करते हुए कहता है, तो ठीक है, इससे साबित होता है कि यूरियन हमारे किंगडम की तरफ से लड़ने के लिए काबिल है। यूरियन तो जाओ मुकाबले के लिए तैयारी करो और हमारे इस किंगडम का नाम ऊंचा करो। थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं यूरियन को जो अकेले राजा के सामने खड़ा होता है। राजा यूरियन से कहता है, यूरियन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ एक नजदीकी रिश्ता बनाओ। यूरियन तो बेचारा ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। सीन मैजिक एकेडमी पर शिफ्ट होता है जहाँ पर क्रिस यूरियन से कह रहा होता है, क्या तुम्हें महाराज के सामने जाने का मौका मिला और उन्होंने तुम्हें होने वाले मुकाबले में शामिल होने को भी कहा। एक नोबल होने के नाते मैं इस बेइज्जती को मानने से इनकार करता हूँ। हे लोबर, मैं तुम्हें एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जेड गुस्सा होते हुए कहता है, महाराज ने ही तो इसे शामिल होने को कहा है, क्या तू फिर भी इसे नकारने की कोशिश कर रहा है? मगर यूरियन इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है, जिसे सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद ये दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रिकी और बाकी सभी लोग इस होने वाली फाइट को देख रहे होते हैं। रीसो तो मजे से पॉपकॉर्न खा रहा होता है। जेड और एरा यूरियन को चीयर अप करने लगते हैं। हीना प्रिंसेस से कह रही होती है, क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए? मगर इसके तो मन में लड्डू फूट रहे थे क्योंकि प्रिंसेस के साथ जो खड़ी है। प्रिंसेस कहती है कि सब ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारी हाईवॉन की रेफरी बन चुकी है। हाईवॉन इन्हें समझाती है कि ये फाइट स्कूल के रूल्स के मुताबिक होगी और कोई भी तुम में से किसी को जख्मी नहीं करना चाहिए। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? अबे लोबोर, तू कहीं अपने आप को चोट मत पहुंचा लेना, ठीक है ना? हाईवॉन इन्हें बताती है कि इस गेम का नाम है एक सिक्के को हिलाना और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जीतने के लिए तुम्हें इस सिक्के को अपने अपोनेंट के साइड में ले जाना है और वहाँ बस 5 सेकंड के लिए रोक के रखना है। वेल इसमें एक खास बात है कि तुम्हें बस अपना माना ही यूज करना है और अगर ये सिक्का बाउंड्री से बाहर निकल गया तो तुम हार जाओगे। क्रिस बेचारा सोच रहा होता है, तब मैच शुरू हो जाएगा तो मैं जल्दी से इस सिक्के को अपने माना के अंदर बंद कर दूंगा और जब वो घबराने लगेगा तो मैं जल्दी से सिक्के को उसकी साइड में ले जाकर उसे वही फर्श के साथ जोड़ दूंगा, जिसके बाद मैं यूरियन के हारते हुए चेहरे का मजा उठाऊंगा। अब जैसे ही मैच शुरू होता है तो क्रिस अपने प्लान के हिसाब से माना इकट्ठा करने लगता है, मगर बेचारा ये देखकर शॉक हो जाता है कि सिक्का तो पहले से ही इसके साइड पर आ चुका है। यूरियन ने तो बस अपना थोड़ा सा ही मैजिक यूज करके ये सब कुछ कर डाला। हाईवॉन कहने लगती है, सिक्का क्रिस के साइड आ चुका है तो काउंटडाउन अभी से शुरू होता है। 5 4। क्रिस बेचारे की दो फट रही होती है क्योंकि इससे तो सिक्के को थोड़ा सा भी हिलाया नहीं जा रहा। क्रिस अकड़ते हुए कहने लगता है, आखिर तू 4 सालों बाद कैसे कर सकता है? तो भी अचानक हम देखते हैं कि ये सिक्का हिलना शुरू कर देता है, मगर ये क्रिस का काम नहीं बल्कि हमारा यूरियन था। क्रिस कहने लगता है, आखिर इसका क्या मतलब है? यूरियन काफी ही हंसने लगता है और कहता है, वैसे इसका कुछ भी मतलब नहीं है। क्रिस बेचारे की तो अब मुंडी ही सटक जाती है और पागल होकर यहाँ पर काफी ही ज्यादा माना रिलीज करने लगता है। इसे देखकर ये सभी अपने आप को बचाने लगते हैं और हाईवॉन इन सभी से कहती है, बच्चों जल्दी से दूर हट जाओ, यहाँ पर एक धमाका होने वाला है। लेकिन तभी यूरियन एक स्माइल के साथ कहने लगता है, क्रिस तुम बहुत ही अच्छे हो, मुझे पता था कि तुम यही करोगे। और इसी के साथ यूरियन अपना हाथ खोलकर इस सारे माना को इकट्ठा करने लगता है और हाथ बंद करते ही ये माना भी यहाँ से गायब हो जाता है। ये सब ये देखकर काफी
काफी ही शॉक हो जाते हैं कि अभी यहाँ पर ये हुआ क्या। रिजो ये सब देख कर कहता है, क्या यूरियन ने सच में अपने माना की मदद से क्रिस के माना को खत्म कर डाला। हिना शॉक होते हुए कहती है, आखिर ये मुमकिन कैसे है? आखिर यूरियन ने अकेले ये सब कैसे कर लिया? यूरियन जिन्हों की तरह और फार्मिंग करते हुए अंदर ही अंदर कहने लगता है, एंट्रेंस एग्जाम के दौरान जब मैं अपने माना को कंट्रोल करने में फेल हो गया था तो इंस्ट्रक्टर के देखने से भी मेरा दिल फटा नहीं था, और ना ही आज। क्या इसका मतलब है कि गॉडेस ने जो बातें कही थी वो सब झूठ थी? मुझे तो इसमें काफी ही शक हो रहा है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि गॉडेस ने मेरी पावर पर जो रूल सेट किए थे उसकी एक लिमिट है? हर्षिया, क्या मेरी पावर्स की लिमिट एक हीरो के बराबर है? हर्षिया ऊपर से यूरियन को देखते हुए कह रही होती है, तो तुम्हें आखिरकार पता चल ही गया। उस वक्त जब मैंने वो बात कही थी तो उसका असली मतलब ये था कि तुम जब एक हीरो से ज्यादा वाली पावर को रिवील करोगे तो तुम्हारा दिल तभी फट जाएगा, क्योंकि ये दुनिया तबाही की दुनिया है। इंसान, डीमंस, बीस्ट्स, ड्रैगन्स और कई और जीव भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर सिर्फ ह्यूमैनिटी के पास ही ऐसी गॉड लाइक पावर्स होती तो इस दुनिया का निजाम ही खत्म हो जाता। यूरियन, तुम्हारी जो पावर्स है वो इस दुनिया के लिए शांति लेकर आएगी। मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी इन पावर्स से इस दुनिया में शांति ही लेकर आओगे। सीन दोबारा से क्लास में शिफ्ट होता है जहाँ पर यूरियन क्रिस को हील कर देता है। हाइमोन क्रिस से कहती है, तो क्या तुमने अब हार मान ली? क्रिस पर हंसते हुए कहता है, अबे साले लूजर, मर जा कहीं जाके। क्रिस बेचारे को तो अब जाके याद आ जाता है कि उनका एक मैच चल रहा था। क्रिस को एहसास हो जाता है कि अब चपड़ चपड़ करने से कुछ नहीं होने वाला, तो वो अपनी हार मान लेता है। यूरियन क्रिस की तरफ देखते हुए कहता है, क्रिस तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से मैं अपनी पावर्स की लिमिट के बारे में पता लगा पाया। सीन यहाँ से आगे शिफ्ट होता है। हाइवान इन सभी से कह रही होती है, आने वाले मुकाबले में बहुत सारे स्कूल्स हिस्सा लेने वाले हैं। हर एक स्कूल से लगभग 10 बच्चे हिस्सा लेंगे। अब टाइम आ चुका है फर्स्ट ईयर के उन 5 स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करने का जो इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हैं। तो सबसे पहले है यूरियन, दूसरी है सेरिथी, तीसरा है रिकी और आखिर में है सिया और मेव। सिर्फ यही 5 लोग हमारे फर्स्ट ईयर की तरफ से जाने वाले हैं। रीसो अकड़ते हुए कहता है, आखिर यही क्यों जाएंगे? मैं तो इन सब से ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे लगा ही था कि तुम यही सब सोच रहे होगे। मैं तुम्हें बता दूं कि यूरियन के बगैर इन चारों ने एक लेवल 3 को अकेले ही मार डाला था, इसीलिए इन्हें चुना गया है। बताया जाता है कि पिछले साल के फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक बच्चे ने ही एक लेवल 3 को हराया था, जो था डीएस, अभी का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। ये सभी काफी ही हैरान हो जाते हैं कि ऐसी उम्र में इन्होंने एक लेवल 3 तक को हरा दिया। एरा उस लेवल 3 को याद करते हुए कहती है, मैं भी जल्द ही ताकतवर बनूंगी और इनके रैंक तक पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यूरियन एक बहन होने के नाते मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी होगी। हम यूरियन को देखते हैं जिससे ये नई वर्दी अच्छी तरह से फिट नहीं हो रही होती। तभी पीछे से म्यू आती है और यूरियन से कहने लगती है, हे ऑनर स्टूडेंट, क्या तुम मेरे होना चाहोगे? इसे सुनते ही सिया के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर इसकी बहन कहना क्या चाहती है। एरा को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। म्यू कहती है, तुम्हारी काबिलियत से हम एक ऐसी ताकत बना सकते हैं जिसे कोई भी नकार नहीं पाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी भी कर सकती हूँ और तुम्हें एक नोबल भी बना दूंगी। तो क्या कहते हो? अबे यार, आखिर तुम ये सब कह क्या रही हो? शादी तो उससे करनी चाहिए जिसके साथ तुम्हें प्यार हो, और इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हारी उम्र शादी करने के लिए काफी ही छोटी है। सिया यूरियन के पास आकर गुस्से से कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन की बेइज्जती करने की? यू पीछे से बोल रही होती है, अच्छा, शादी उससे करो जिसके साथ तुम्हें प्यार हो। वैसे मैं तो इसे भूल ही गई थी। तभी अचानक से हाइवॉन इतनी जल्दी कपड़े बदल कर आ जाती है और इसने तो एक सूटकेस भी साथ में लाया होता है। हाइवॉन इन सभी से कहती है, तो चलो सभी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि हमें आज यहाँ से निकलना है। हिना इसे सुनकर हाइवॉन से कहती है, मैम आखिर आप कहाँ जाने की बात कर रही हो? और कहाँ, हम एम्पायर के लिए अभी ही निकल रहे हैं। सीन एम्पायर के अंदर शिफ्ट होता है। एरा ये देखकर काफी ही खुश हो जाती है। वैसे गाइस, तुम्हें क्या लगता है किसे देखकर एरा इतनी खुश हो गई? तो जिस चीज को देखकर एरा इतनी खुश हो रही है वो है लजीज और मजेदार खाना। जेड के आज तो मजे ही मजे है, क्योंकि यूरियन आज यहाँ नहीं है। जेड ने तो एक परफेक्ट प्लान भी बनाया हुआ है, जो कि है एरा के साथ आज डेट पे जाना। समझ रहे हो ना गाइस? जेड एरा के पीछे आकर कहने लगता है, एरा चलो वहाँ जाके मजेदार सी फूड ट्राई करते हैं। जेड, क्या सच में यहाँ पर सी फूड मिलता है? हाँ एरा, ये एम्पायर सी फूड के लिए काफी ही मशहूर है। एरा के तो मुंह से लाल टपक रहे होते हैं। अब जेड बेचारा एरा के साथ अपनी डेट शुरू कर पाता कि तभी पीछे से क्रिस कबाब में हड्डी बनते हुए कहता है, अबे जेड, तूने तो मेरी मन की बात छीन ली। क्यों ना हम एक साथ जाके लजीज खाने का मजा उठाए। जेड बेचारे के तो अरमान ही टूट जाते हैं और अंदर ही अंदर इस साले क्रिस को गालियां देने लगता है। तभी जेड बीच में आकर एरा से कहता है, क्या तुमने कभी किंग क्रैब ट्राई किया है? मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ के क्रैब्स काफी ही मजेदार होते हैं। जेड, किंग क्रैब सुनने में तो और भी ज्यादा मजेदार लगता है। तभी फिर से क्रिस बीच में बोल पड़ता है, किंग क्रैब वो तो काफी लजीज होते हैं,
तो आखिर हम यहाँ रुके क्यों है? हमें तो वहाँ जल्द से जल्द जाना चाहिए। ये सुनते ही जेड गुस्से में आ जाता है। वो क्रिस की तरफ मुड़ते हुए कहता है, वैसे वहाँ किस्मत से बस 2 लोगों के लिए ही जगह है, तुम्हें कहीं और जाके जगह ढूंढनी चाहिए। जेड वैसे मैं तुझे एक बात बता दूं कि जिस चीज को मैं एक बार चाहता हूँ उसे मैं हासिल करके ही रहता हूँ। अब इनकी बहस आगे बढ़ती कि तभी पीछे से ये 3 छछूंदर इनकी तरफ आते हुए कहने लगते हैं, अबे देखो किंगडम के आए हुए नमूने। जेड इन्हें देखकर सोच रहा होता है, अरे ये तो इंपीरियल स्टूडेंट्स है। ये छछूंदर लोग आकड़ते हुए कहते हैं, इनके इस से तो लगता है कि ये एडवांस्ड क्लास के बच्चे हैं। क्या वो एक ब्लैक ब्रूच है? तो वो सब सच था कि किंगडम में इस साल कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है। एक लोबॉर्न, वो भी एडवांस्ड क्लास में। लगता है कि किंगडम अब वैसी हालत में नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। अपना ये गंदा मुंह बंद रख, यार तुझसे भी कई ज्यादा ताकतवर है। ये लोबॉर्न हमसे ज्यादा ताकतवर है। अपनी ये बकवास बंद कर। तुझे क्या नहीं पता कि हम इंपीरियल स्कूल के एडवांस्ड स्टूडेंट्स हैं? क्रिसिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसे लल्लू इस एम्पायर की एडवांस्ड क्लास से हो। ये बंदे ये सुनते ही काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और इन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एरा एक ओल्ड लुक के साथ इनकी तरफ बढ़ती है और इन दोनों को अपने एक मुक्के से ही हरा देती है। इस लल्लू के नाक से तो खून बहना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर बाछरू की सड़क जाती है और अपनी ये दोनों तलवारें निकाल कर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी जेड अपना ये अटैक इस बंदे पर कर देता है और एक डरावने लुक के साथ कहता है, अगर तुमने किसी को भी चोट पहुंचाई तो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। बाछरू के चेहरे का रंग तो उड़ सा जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है, ऐसा शक्तिशाली माना, क्या इसके पास एक मैजिक ब्लेड है? तभी रियो से पीछे से आकर बाछरू से कहती है, बाछरू क्या तुम्हें डर लग रहा है? एक इंपीरियल स्टूडेंट होते हुए क्या तुम बस इन छोटे मोटे विद्यों से डर गए? रियो से तुम गलत समझ रही हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी एम्पायर को बेइज्जत करने की? तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इसी के साथ रियो से इन पर अपना एक खतरनाक अटैक कर देती है। मगर ये अटैक इस लल्लू की टीम को खत्म कर देता कि तभी जेड अपनी शील्ड से इस अटैक को रोक देता है। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? अगर ये अटैक इन्हें लग जाता ये तो ऊपर वाले को प्यारे हो जाते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करके हीरो बन जाओगे? अच्छा तो ठीक है, अब तुम मेरे इस वाले अटैक को रोक के दिखाओ। जेड फिर से अपनी शील्ड को समन कर लेता है। क्रिस अपनी मैजिक टूल को निकालते हुए जेड से कहता है, जेड तुम्हें और पावर चाहिए ना? तो ठीक है मेरी ले लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक साथ होकर मुझे रोक दोगे? डेमोनिक फ्यूरी स्ट्राइक। और इसी के साथ जेड का शील्ड इस अटैक से कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब क्या हुआ, डर गए क्या? आखिर तुम इस अटैक से बचोगे कैसे? जो कोई भी हमारे इस एम्पायर को जलील करेगा उसे खत्म होना होगा। रियोसी का अटैक जेड पर लगने ही वाला होता है कि तभी रिकी बीच में आकर जेड को बचा लेता है और अपने विंड हरिकेन अटैक से रियोसी को पीछे धकेल देता है। रियोसी रिकी से कहती है, आखिर वो कौन था जिसने मेरे माना को गायब कर दिया? वो मैं था। पागल मत बनो, वो तुम बिल्कुल भी नहीं थे। तो रियोसी की नजर यूरियन पर पड़ जाती है जिससे देखते ही वो कहने लगती है, हाँ वो तुम ही थे। आखिर तुम ऐसे छुप कर क्यों बैठे हो? सामने आकर मेरा सामना करो। अचानक से हाइवॉर रियोसी के पीछे आकर कहती है, तुम्हें पता है ना कि मुझे लड़ाइयाँ कितनी पसंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मुकाबले तक रोक के रखो। रियोसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि हाइवॉर आखिर इसके पीछे कहाँ से टपक पड़ी। इसी के साथ रियोसी दुम दबाकर यहाँ से भागने लगती है और जाते जाते इन सभी से कहती है, मैं तुम सभी को मुकाबले में देख लूंगी, अभी के लिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। यूरियन जेड को उठाते हुए कहता है, जेड क्या तुम ठीक हो? रिकी जब अपनी तलवार को देखता है तो वो काफी ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि रियोसी ने रिकी के माना ब्लेड को बिना अपना माना यूज किए तोड़ दिया था। रिकी यूरियन से कहता है, यूरियन हमें आने वाले मैचेस में काफी ही मजबूत रहना होगा। मगर यूरियन के तो अपने ही मजे चल रहे होते हैं। इसी के साथ सीन डाइनिंग हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये सभी पहुंच चुके होते हैं। यूरियन के मुंह में तो इतना सारा खाना देखकर पानी आ जाता है। यहाँ पहुंचने के साथ ही हमें अपने मैजिक स्कूल के 5 और बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से ये वाला बंदा डीएस है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसी के साथ यहाँ पर किज़ार आ जाता है और माइक पे इन सभी से कहने लगता है, मैं हूँ किज़ार, एक प्रोफेसर इंपीरियल स्कूल ऑफ मैजिक का। पिछले 7 सालों से एम्पायर और किंगडम दोस्ताना मुकाबले करते आ रहे हैं। ये मुकाबले इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीख सके और भविष्य में अपने आप को और ज्यादा आगे ले जाए। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले कुछ खतरनाक बीस्ट ने हमला कर दिया था। मगर आप टेंशन मत लीजिए, हमारे एम्पायर की आर्मी तो एक लेवल 5 तक के बीस्ट को रोक सकती है। चाहे ये मुकाबला हो या बीस्ट से लड़ना, हमारा एम्पायर कभी भी नहीं हारने वाला। अब जेरी की बारी आती है जो आते ही कहने लगता है, मैं आज आपसे बस 2 चीजों के बारे में बात करूंगा। एक ये है कि हमारे किंगडम के होनहार बच्चों ने अकेले ही एक लेवल 4 तक को हरा दिया
और दूसरा ये है कि अंपायर हमसे पिछले 3 लगातार सालों से हारती हुई आई है। मुझे तो लगता है कि अगर अंपायर हमारे बच्चों से कुछ सीखे तो आपके स्कूल भी हमारी तरह हो पाएंगे। प्रिंसिपल तो ये सुनकर काफी ही खुश हो जाता है और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि अगले 2 दिनों में मुकाबला शुरू होने वाला है। सीन यूरियन पर शिफ्ट होता है जो चिल्लाते हुए कहता है अब तो बोरिंग स्पीच भी खत्म हो गई, तो चलो कुछ मजेदार खाया जाए। यल हाईवन से कहने लगता है मैम मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। यूरिस ब्लाब्ला के अटैक से सेकंड ईयर एडवांस क्लास के बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जिसके बाद रेगुलर क्लास के हम जैसे बंदों को लड़ने के लिए भेजा गया। क्या हम लड़ भी पाएंगे? एम्पायर तो पिछले 3 सालों से हारती आ रही है। अगर उन्होंने कोई गंदी चाल चली तो फिर हमारा तो हारना पक्का है। हम तो बस बाकी सबके रास्ते में आएंगे। यूरियन खाना ठूसते हुए कहता है आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो, हमें तो बस जीतना है। रिकी भी ये सुनते ही कहता है हाँ यूरियन ने सही कहा, चाहे वो चीटिंग करे या नहीं हमें तो बस जीत कर आना है। हाईवन भी इन सब का हौसला बढ़ाते हुए कहती है बच्चों चाहे तुम किसी भी स्टेटस के हो, चाहे तुम एडवांस्ड क्लास से हो या रेगुलर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम सभी जीत कर आओगे। ये सुनते ही इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये इन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं इनका हौसला बढ़ाने के लिए। ऐसा करते करते 2 दिन बीत जाते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। इस मुकाबले में जो पहला राउंड है उसमें 3rd ईयर्स के बीच 1-on-1 मैच होगा। हमारे मैजिक स्कूल की तरफ से जा रहा है डियस और इंपीरियल स्कूल से है वका। लोग काफी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं, कुछ कह रहे होते हैं डियस तुम्हें अंपायर को हराना होगा, तुम ये कर सकते हो, और कुछ कहते हैं वका चलो इन्हें दिखा दो कि हमारा एम्पायर आखिर क्या कर सकता है। कमेंटेटर कहने लगती है सभी लोग दिल थाम के बैठ जाइए, इस मुकाबले में टोटल जो राउंड्स होने वाले हैं वो है 3 और जो भी स्कूल 2 राउंड जीत जाएगा वही हमारे इस मुकाबले का विजेता होगा। सीन प्रिंसिपल और जी पर शिफ्ट होता है। जी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो आज यहाँ पहली बार आई है। प्रिंसिपल जी से कहता है जी क्या तुम्हें पता है कि आखिर क्यों हमारी किंगडम पिछले 3 सालों से एम्पायर को हराती आ रही है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या वो इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स काफी ताकतवर थे? नहीं जी हम इसीलिए जीतते आ रहे थे क्योंकि डीएस जैसा बंदा हमारे किंगडम में पैदा हुआ था। वाका हम फिर से मिल गए, कैसे हो तुम? डीएस मुझे हल्के में मत लेना, मैं पिछले साल से कई ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। इसी के साथ पहला राउंड शुरू हो जाता है। वाका अपना बफ मतलब कि एक ऐसा मैजिक जिसे यूज करने से पावर बढ़ जाती है उसे इस्तेमाल करते हुए कहता है डीएस आज के बाद से तू मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। बफ यूज करते ही वाका के आसपास काफी ही ज्यादा माना निकल रहा होता है और इसे यूज करने से तो वाका की नाक से खून निकल जाता है। प्रिंसिपल ये सब देखकर कहने लगता है इसका तो बफ मैजिक काफी ही कमाल का है। 8 मैजिक्स का बफ यूज करने के बाद भी इसकी नाक से तो बस थोड़ा सा खून निकला, लगता है कि इसने काफी मेहनत की है। इसी के साथ हम डीएस को देखते हैं जो अपनी स्काइट को समन कर लेता है जिसकी वजह से इसका हुलिया काफी ही बदल सा जाता है। वाका डीएस को देखकर कहने लगता है एक डेथ स्काइट जिससे माना को काटा जा सकता है, अगर मैं सीधा ही इस पर हमला करूंगा तो मेरा माना जल्दी ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद तो मेरी हार पक्की है, इसीलिए मैं इस लड़ाई को एक ही स्ट्राइक के साथ खत्म कर दूंगा। रिकी देखकर कहने लगता है आखिर ये किस तरह का पोज ले रहा है? यूरियन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह दौड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है? लिरवान इनको देखते हुए सोचने लगता है इन किंगडम के नमूनों को तो आगे शौक लगने वाला है, अभी वाका ने तो शुरू भी नहीं किया। हम वाका को देखते हैं जो सोच रहा होता है मैं इस पोज में इसीलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि इससे मैं फुल स्पीड पे जाके अटैक कर पाऊंगा और मेरा जो बफ है उसकी पावर तो एक वॉरियर या उससे भी ज्यादा की है। इसी के साथ वाका तेज स्पीड से डीएस की तरफ बढ़ने लगता है। प्रिंसिपल वाका को देखकर कहने लगता है काफी ही शानदार है ये, इसने तो अपनी स्पीड और पावर दोनों को एक अलग ही लेवल पर आकर रख दिया है। ये बात माननी तो पड़ेगी लेकिन उसने एक गलत बंदे से पंगा लिया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि डीएस अपनी स्काइट को चलाते हुए वाका के 2 हिस्से कर देता है। लिरवान की तो फट जाती है और वाका वाका चिल्लाने लगता है डरो मत, मैंने तो बस तुम्हारे माना को काटा है। इसी के साथ अनाउंस किया जाता है कि वाका अब लड़ने की हालत में नहीं है तो इस राउंड का विजेता है डीएस। वाका ये काफी बढ़िया फाइट थी। सीन एक कमरे में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये सभी लिरवान को काफी कुछ सुनाने लगते हैं। तुमने हमें काफी जलील किया है, हम एक मैच हार चुके हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। लिरवान बेचारा अंदर ही अंदर सोचने लगता है मुझे तो लगा था कि वाका जीत जाएगा, क्या कुछ लोग कभी भी नहीं सुधरते चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। लिरवान इन सभी को चुप कराते हुए कहता है आप सभी शांत हो जाओ, जो होना था वो अब हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 राउंड्स को हम जीत सकते हैं क्योंकि इस साल के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बंदे काफी ही कमजोर है। मुझे उम्मीद है कि हम अब जरूर कामयाब हो जाएंगे। अगला आदमी इसे वार्निंग देते हुए कहता है देरवान अगर हम इस साल का मुकाबला भी हार गए ना तो याद रखियो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, लेकिन इसी के साथ तुम्हारी जिंदगी के भी एल लगने वाले हैं। ये बातें अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। सीन यहाँ से आगे शिफ्ट होता है और हम स्टेडियम का सीन देखते हैं। कमेंटेटर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है किंगडम और एम्पायर के बीच फिर से एक राउंड शुरू हो चुका है, क्या इस बार एम्पायर वाले जीत पाएंगे या पिछली बार की तरह इस राउंड को भी किंगडम वाले ले जाएंगे? ये राउंड सेकंड ईयर वालों के बीच होने वाला है और इसमें दोनों तरफ से 4 लोग हिस्सा
करेंगे। इसी के साथ ये मैच अभी से शुरू होता है। उल्साहा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इससे किसी एडवांस्ड क्लास वाले के साथ लड़ने का मौका नहीं मिल रहा। उल्साहा अपनी बड़ास निकालते हुए कहता है, तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? जल्दी से जाओ और डेरिल को मेरे सामने लेकर आ जाओ। इसकी टीम का एक बंदा कहने लगता है, ए कैप्टन, कोच के ऑर्डर से हमें इन्हें बहुत बुरी तरह से मारना पीटना है। हाँ, वो तो मैं वैसे भी करने वाला हूँ। उल्साहा बताता है कि हम सेकंड ईयर वालों के पास इस जख्म इसलिए है क्योंकि उस लेरिल हरामजादे ने पिछले साल हमें बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। हम तो तब से तैयारी कर रहे थे कि मौका आने पर लेरिल को वही दर्द दे सके, मगर आज हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये सभी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी उल्साहा अचानक से इनके बीच में आ जाता है। ये सब ये देखकर काफी ही हैरान हो जाते हैं और इसे घेर कर अटैक कर देते हैं, मगर उल्साहा अपने एक ही अटैक से इन्हें घायल करके दूर फेंक देता है। एयल अपने आप को संभालते हुए इन सभी को डिफेंस मोड में आने को कहता है। ये बंदा एयल से कहने लगता है, एयल, जब इस बंदे ने हम पर अटैक किया था तो तब मैं जल्दी से पीछे हट गया था और मुझे अब पता लग चुका है कि इसके अटैक्स लॉन्ग रेंज में काम नहीं करते। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो इसे हराते हैं। सभी सुनो, ये बंदा बस क्लोज रेंज के अटैक्स कर सकता है, इसलिए हमें फॉर्मेशन 3 को यूज करके इस पर दूर से हमला करना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये फॉर्मेशन मुझे छू भी पाएगा? तो चलो मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ और हाँ, मैं इस टाइम में तुम सभी पर हमला नहीं करूंगा। ये बंदा इन सभी से कहने लगता है, गाइस, आखिर तुम सभी वहाँ खड़े क्यों हो? यही तो मौका है इस पर अटैक करने का। और इसी के साथ ही तीनों इस पर अटैक कर देते हैं। अभी अटैक इसे छू भी पाता कि तभी 30 सेकंड पूरे हो जाते हैं। टाइम खत्म होते ही उल्साहा इन्हें फिर से उसी अटैक से मार कर दूर फेंक देता है। ये बंदा ये सब देखकर काफी ही शॉक हो जाता है। अब ये बंदा कुछ कर पाता कि तभी उल्साहा फटाक से यहाँ पर आकर इस बंदे को भी घायल कर देता है। सी प्रिंसिपल से कह रही होती है, सर, मुझे तो लगता है कि इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या हमें इस मैच को रोक देना चाहिए? ऐसे तो हमारे स्टूडेंट्स घायल होकर रह जाएंगे। जी, तुम्हें फिक्र छोड़ देनी चाहिए। हाईवॉन इन सभी की कोच है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। उल्साहा अपने हाथ में माना डालते हुए एयल के ऊपर मुक्के बरसाता जाता है और इसकी वजह से एयल के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। उल्साहा फिर से पंचेस की बरसात एयल पर कर देता है, जिसकी वजह से एयल दूर जाके नीचे गिर जाता है। मुझे उम्मीद है तुम अब समझ चुके होगे। तुम रेगुलर क्लास के नमूने कुछ भी कर लो, मगर तुम एडवांस क्लास को नहीं हरा सकते। तभी एयल कहने लगता है, मुझे पता है कि मैं तुझे हरा नहीं सका, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। मैं एडवांस क्लास तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। मुझे पता है कि लोगों को मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि मैं आखिर यहाँ आया ही क्यों। लेकिन तब भी मैं हार मानने से इनकार करता हूँ। मैं अब वो डरपोक नहीं रहा जो कि लड़ाई से भाग जाता था। मैं दोबारा से भागने नहीं वाला। एयल अब अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी उल्साहा एक पंच के साथ एयल को दूर फेंकते हुए कहता है, अच्छा तो फिर मर जा साले। एयल इस पंच के लगते ही दूर जाके गिर जाता है और यहाँ पर काफी ही धूल उड़ने लगती है। धूल साफ होने के साथ ही हम देखते हैं कि एयल फिर से एक बार खड़ा होकर कहने लगता है, मैं पीछे नहीं हटने वाला, चाहे तू कुछ भी कर ले। क्या सच में? तो ठीक है, मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ देता हूँ, जिसके बाद तू कभी उठ नहीं पाएगा। उल्साहा का अटैक एयल पर लग पाता कि तभी यूरियन बीच में आकर एयल को बचा लेता है। आखिर एक लोबॉर्न यहाँ कर क्या रहा है? क्या तुझे भी अपनी टांगे तोड़वानी है? दिरमान चिल्लाते हुए उल्साहा से कहता है, उल्साहा, अभी के अभी रुक जाओ, तुमने ये मैच जीत लिया है। और इसी के साथ रेफरी भी इस मैच को खत्म कर देता है। ये बंदा हंसते हुए कहने लगता है, कैप्टन, आखिर आपने वो कैसे किया? अगर आपने अपने माना को सही टाइम पर रोका नहीं होता तो उस लोबॉर्न का खेल आज ही खत्म हो जाता। मगर जब हम उल्साहा को देखते हैं, वो तो गाइस सदमे में चला गया था, क्योंकि इसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर इसका माना चला कैसे गया। इसी के साथ सीन अपने इन दोनों पर शिफ्ट होता है। यूरियन, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ये अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, पहले तो मुझे इस बात पर शक था, लेकिन अब जो यूरियन ने किया उसके बाद मेरा शक यकीन में बदल चुका है। मुझे लगता है कि यूरियन के पास इनस्टेंट माना न्यूट्रलाइजेशन है, पहले तो इनस्टेंट हील, अब ये चीज। आखिर यूरियन तुम्हारे पास और क्या क्या है? हम एयल को देखते हैं जो अब बेहोश होकर गिरा पड़ा है। यूरियन अपना हाथ बढ़ाते हुए इसे हील ही करने वाला था कि तभी क्रिस का बाप आकर यूरियन पर चिल्लाते हुए कहता है, यूरियन, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? ये काफी जख्मी है, इसलिए मैं इसे हील करने वाला हूँ। नहीं यूरियन, तुम्हारी वो स्किल लिमिटेड है, तुम्हें उसे अपने आने वाले राउंड तक बचाना होगा। अगर मैंने इसे अभी हील नहीं किया तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। यूरियन, ये मौका हीरो बनने का नहीं है। इस इवेंट के लिए काफी ही तादाद में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। तुम ये काम मेडिकल टीम पर छोड़ दो और अपने आने वाले राउंड के लिए तैयार हो जाओ। मेडिकल टीम यहाँ पर आ जाती है और इन सभी को हील करने लगती है। सर, हील काम नहीं कर रहा है। अब देख क्या रहा है, जल्दी जल्दी इन्हें मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दो। लेकिन तभी यूरियन पीछे से आती हुई कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने कसम खा रखी है कि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल उन सभी के लिए करूंगा जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। और इसी के साथ यूरियन इन्हें हील करने लगता है। ये सभी एक ही झटके से हील हो जाते हैं, जिसे देखकर ये बंदा इसे पकड़ते हुए कहने लगता है, अबे साले, क्या तूने सच में हील यूज किया था ना? सर, बेशक मैंने किया था। प्रिंसेस यूरियन के पीछे आते हुए कहती है, मैं काफी निराश होती अगर तुमने हील यूज न किया होता तो। वैसे तुम एक अच्छे इंसान हो, है ना? म्यू भी आते हुए कहती है, आगे तुम्हारी स्किल को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? वैसे शादी को साइड करते हैं, तुम ना मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। बेचारा परेशान होते हुए कहता है, क्या
तुम अभी भी उस बात पर अड़ी हुई हो? ये मोटा यूरियन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कहना न मानने की? अभी हाइबॉन यहाँ पर आकर इसे धक्का देते हुए कहती है, मुझे माफ करना, आप इतने छोटे और गोल मटोल हो कि मैंने आपको एक बॉल समझ लिया था। अब यहाँ से दफा हो जाए, इस अरीना में बस टीम मेंबर्स के आने की इजाजत है। एम्पायर वालों, क्या तुम सभी डर गए हो? हम तो काफी थक चुके हैं इंतजार करते करते। चलो आओ लड़ते हैं। कमेंटेटर चिल्लाते हुए कहती है, वाह, किंगडम में फायर को उकसाने की फिराक में है। आखिर एम्पायर इसका क्या जवाब देना चाहेगा? लिरवान कहता है, एक्स-वॉरियन हाइबॉन, आखिर इस सब का क्या मतलब है? रियू से तो ये सुनकर पागलों की तरह कहने लगती है, हमारा एम्पायर डरने वालों में से नहीं है। आखिर तुमने हमें समझ क्या रखा है? इसी के साथ रियूसी की टीम भी अगले राउंड के लिए तैयार हो जाती है। रियूसी की टीम में है बाचरू, ये दो एलियन है हाम और जिन, और लास्ट में है ये साइको हेबी। रियूसी इन सभी को वार्निंग देते हुए कहती है, अगर तुम सभी फेल हो गए ना तो समझ लेना तुम मेरे हाथों से मरोगे। इसी के साथ इस सीरीज का ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। क्या किंगडम वाले इस राउंड को जीत पाएंगे? और हाँ, क्या यूरियन आने वाले खतरे से लड़ भी पाएगा? वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स की बारिशें कर दो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।